आज के समय में इंडिया के अंदर दो ही चीजें फेमस हैं, एक है धुरंधर मूवी और दूसरा है सलेंडर, जिसकी रेटिंग काफी ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। आज हम बात करेंगे धुरंधर मूवी की स्टोरी के बारे में, जो कि इसकी स्टोरी मानी जाती है साल 1999 से लेकर के साल 2001 में होने वाली टेररिस्ट अटैक के ऊपर माना जाता है और बनाया गया है। क्योंकि दोस्तों, अगर आपको इंडिया की हिस्ट्री पता होगी तो आप जानते ही होंगे कि साल 1999 और साल 2001 इन दोनों साल में इंडिया के ऊपर काफ़ी बड़े अटैक्स हुए थे, जिसमें से पहला एक प्लेन हाईजैक हुआ था और दूसरा पार्लियामेंट अटैक हुआ था। और दोस्तों, इन अटैक्स को उन टेररिस्ट ग्रुप से करवाया गया था जिसे पाकिस्तान कंट्री का ब्रेकअप था, यानी कि बैकअप था। लेकिन सारी चीज़ें जानने के बाद भी इंडिया डायरेक्टली पुश नहीं कर पा रही थी, और वो इसीलिए क्योंकि उस टाइम पर पाकिस्तान कंट्री को अदर कंट्रीज़ का काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट था, स्पेशली बात करें तो यूएसए और गल्फ कंट्रीज़ का। लेकिन अब क्योंकि इंडिया उस टाइम पर पाकिस्तान से अपने आप को डायरेक्टली प्रोटेक्ट नहीं कर पा रही थी, इसलिए इंडिया ने स्टार्ट किया था मिशन धुरंधर को। और दोस्तों, इस मूवी के अंदर हम इसी मिशन धुरंधर को देखेंगे। सो अगर आप सभी को इस मूवी का कोर कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है तो फिर चलिए मूवी को स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, धुरंधर मूवी के स्टार्टिंग में हमें 30 दिसंबर 1999 का सीन दिखाया जाता है। मूवी के इस पहले सीन के अंदर हम अनय शलियान को देखते हैं, जो कि इस टाइम पर इंडिया के इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर होते हैं। एंड इस कैरेक्टर को मूवी के अंदर प्ले किया है और एक्टर आर माधवन ने। असल में यहाँ पे पता चलता है कि इस टाइम पर इंडिया से एक उड़ने वाली फ्लाइट जो कि अफ़गानिस्तान जा रही होती है, वो जैसे ही अफ़गानिस्तान के कंधार एयरपोर्ट पे पहुंचती है, वैसे ही जैश-ए-मोहम्मद नाम का एक पाकिस्तानी टेररिस्ट ग्रुप इसे हाईजैक कर लेता है। और इस प्लेन के अंदर जितने भी इंडियन सिविलियंस होते हैं उन सबको हाईजैक हॉस्टेजेस बना कर लिया जाता है। एंड उनकी ये डिमांड होती है कि वो इंडियन सिविलियंस को तभी छोड़ेंगे जब इंडिया उनके साथ टेररिस्टों को रिलीज कर देगी, क्योंकि इससे कुछ टाइम पहले इंडिया ने कई सारे आतंकवादियों को पकड़ कर रखा होता है और हाईजैक बेसिकली उन सबको छुड़वाने के लिए किया जाता है। और अब यहाँ पर इंडिया के पास कोई ऑप्शन नहीं होता है, इसलिए इंडिया इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर यानी कि अजय सलियान उस टाइम के चीफ फॉरेन मिनिस्टर और इवन प्राइम मिनिस्टर सब उसके आगे झुक जाते हैं और आतंकवादियों की सारी शर्तें मान ली जाती हैं और सिविल को छोड़ दिया जाता है, यानी कि वो जो टेररिस्ट थे। लेकिन दोस्तों, यह होने के लगभग 2 साल बाद यानी कि 13 दिसंबर 2001 को एक और बड़ी घटना होती है। और इस दिन हम देखते हैं कि दिल्ली के पार्लियामेंट हाउस के बाहर एक एम्बेसडर्स कार में बैठकर 5 आतंकवादी आते हैं और वो फुल स्पीड में पहले तो बैरिकेड तोड़ते हैं और फिर पार्लियामेंट के अंदर घुसकर अपने वेपन्स से आसपास के सारे पुलिस ऑफिसर्स को मार देते हैं। और फिर उसके बाद तो पूरे पार्लियामेंट के अंदर हाहाकार मच जाता है। हालांकि सही टाइम पर वहां पर अजय सन्यान आ जाते हैं एंड वो अपनी टीम के साथ मिलकर उन सारे आतंकवादियों को ख़त्म कर देते हैं। और जब ये सब होने के बाद इंडिया वाले सारे मुद्दे को यूनाइटेड नेशन एंड यूएसए के सामने रखते हैं, तब तो ना ही इंडिया को यूनाइटेड नेशन और ना ही यूएसए हेल्प करता है और ना ही पाकिस्तान के खिलाफ अदर कंट्रीज इंडिया का साथ देती हैं। और रही बात पाकिस्तान की, तो उस टाइम पर यूएसए से लेकर के बाकी सारी बड़ी कंट्रीज इवन गल्फ की सारी कंट्रीज भी पाकिस्तान के सपोर्ट में होती है। और इसीलिए पाकिस्तान के मल्टीपल अटैक्स करने के बाद भी इंडिया उन्हें कोई जवाब नहीं दे पा रही होती है। लेकिन अब मानो पानी सर से ऊपर आ चुका था और सब इसीलिए इस पार्लियामेंट अटैक के बाद इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर यानी कि अजय सन्यान, के डायरेक्टर, फॉरेन मिनिस्टर और ऐसे बाकी के सारे लोग मिलकर के एक हाई लेवल की मीटिंग करते हैं। और उस मीटिंग के अंदर यह तय किया जाता है कि पाकिस्तान को अंदर से वीक करके रहेंगे और इंडिया को उससे बचाने का सिर्फ एक ही तरीका है एंड वो तरीका है मिशन धुरंधर। और अब दोस्तों, ये जो मिशन धुरंधर है वो बेसिकली इंडिया का एक ऐसा मास्टर प्लान था जिसका इस्तेमाल करके
इंडिया वाले अपने एक सबसे काबिल एजेंट को पाकिस्तान के अंदर भेजेंगे और फिर उसके इस्तेमाल से पाकिस्तान को इंटरनली वीक करेंगे। और फिर इसीलिए जैसे इस मीटिंग में मिशन धुरंधर को मंजूरी मिलती है, वैसे ही मानो यह मिशन स्टार्ट कर दिया जाता है। और अब इसके बाद यह सीन शिफ्ट होता है और हम अगले सीन के अंदर अफगानिस्तान में रणवीर सिंह को देखते हैं और हमें पता चलता है कि रणवीर सिंह ही इंडिया का वो एजेंट है जो मिशन धुरंधर को पाकिस्तान में ऑपरेट करेगा, और यानी कि वही धुरंधर है। और अब दोस्तों इस मिशन के स्टार्ट होते ही हम ये देख पाते हैं कि रणवीर सिंह जो इंडिया का एजेंट, उसका नाम रखा जाता है हमजा अली। और इस हमजा अली को सबसे पहले अफगानिस्तान भेजा जाता है और देन उसके बाद वो अपनी आइडेंटिटी एक बलूचिस्तान वाले की बनाता है और इसके ज़रिए पाकिस्तान में एंट्री करता है। और अब दोस्तों अगर आप सभी को बलूचिस्तान के बारे में नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता दूं कि बलूचिस्तान बेसिकली वो रीजन जो कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान के बीच में पड़ता है, जैसे कि आप सब इस टाइम पर अपने सामने मैप देख सकते हो। तो हालांकि मॉडर्न टाइम में बॉर्डर्स की वजह से बलूचिस्तान एरिया इन तीनों जैसे कि सभी देशों में आपस में पड़ चुका होता है, लेकिन एक्चुअली में देखा जाए तो बलूचिस्तान के अंदर जो भी लोग रहते थे उनमें से पाकिस्तान लोग नफरत करते थे। और इवन बलूचिस्तान का जो पार्ट पाकिस्तान में भी आता है उस पार्ट के लोगों से भी बाकी लोग नफरत करते थे। और इसीलिए बलूचिस्तान के अंदर काफ़ी सारे रेबल्स हुआ करते थे जो कि हर टाइम अपने आप को पाकिस्तान से आज़ाद करने की कोशिश किया करते थे, जिसके रिस्पांस में बलूचिस्तान की बलूच रेबल्स एंड पाकिस्तान की मिलिट्री और आईएसआई इनके बीच हमेशा लड़ाई रहती थी। और इस लड़ाई और झड़प के अंदर आईएसआई और पाकिस्तान मिलिट्री वाले आए दिन बलूचिस्तान के रेबल्स को मारते थे। और दोस्तों मैंने आपको यहाँ पर बलूचिस्तान की हिस्ट्री भी इसलिए बताई है क्योंकि रणवीर सिंह यानी कि हमजा अली एक बलूचिस्तान बलोच रेबल बनकर अंदर आया था एंड मूवी में उसकी ये बलोच वाली आइडेंटिटी उसके मिशन में काफ़ी बड़ा रोल प्ले करती है। और अब रणवीर सिंह यानी कि हमजा अली जैसे ही पाकिस्तान के अंदर एंट्री करता है वैसे ही वो एंटर होते ही सीधा कराची में आता है और कराची के अंदर भी वो सीधा लिया में आता है। जब दोस्तों ये लिया जाता है, अब यह कराची के अंदर काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर टाउन होता है। और अब क्योंकि यह लिया टाउन मूवी के लिए सबसे ज़्यादा डोंट है, इसीलिए आप इस टाइम के बारे में ध्यान से जानना। अब रणवीर सिंह जैसे लियारी टाउन के अंदर जाता है वैसे ही वो वहाँ एक इंडिया के दूसरे एजेंट से मिलता है, जो एजेंट काफ़ी सालों से यहाँ पर एक जासूस की तरह दुकान चला रहा होता है। और उस एजेंट के साथ यहाँ पर 2-3 एजेंट्स भी हुआ करते थे और सब मिलकर काम किया करते थे। और यहाँ से मिलने वाली सारी इन्फेक्शन वो इंडिया तक पहुंचाते थे, इंफॉर्मेशन पहुंचाते थे। लेकिन अब यह सब लोग धुरंधर मिशन को पूरा करने के लिए हमजा की हेल्प करेंगे। और अब यहाँ पर हमजा इस दूसरे एजेंट से मिलता है, यानी कि जो कि पाकिस्तान में रह रहा होता है, जो कि एक जासूस होता है और दुकान चला रहा होता है। तब उससे मिलने के बाद वह हमजा की हेल्प करता है और उसमें बेसिकली सालों से पूरे टाउन के बारे में क्या क्या जानना है वो सारी बातें हमजा को बताता है। और वो हमजा को बताता है कि हमने इस मिशन के लिए पाकिस्तान के इस लिया टाउन को इसीलिए चुना क्योंकि यह पूरा लिया टाउन अपने आप में एक अलग ही साम्राज्य है और इसीलिए जो इस पूरे लियारी को रोल करता है उसका सारा पूरे कराची पर होता है, यानी कि वो पूरे कराची पर राज करेगा। जो पूरे कराची पर रूल करता है उसका राज पूरे पाकिस्तान पर होता है एंड इसीलिए लिया पर उसकी पकड़ में पूरा पाकिस्तान पर जाता है। और यह एजेंट रणवीर सिंह को यानी कि हमजा को उसकी तो जान चली जाती है। अब रहमान डकैत को जैसे इस बारे में पता चलता है वैसे ही वह अपने आदमियों के साथ सीधा हॉस्पिटल आता है और हॉस्पिटल आकर वह सबसे पहले अपने छोटे बेटे से मिलता है, जिसके बाद ही वह अपने छोटे बेटे से
सारी कहानी समझते हुए कहता है कि जब उसके और उसके बड़े भाई पर हमला हुआ था तब हमजा नाम के इस आदमी ने हम दोनों की जान बचाने की बहुत कोशिश की। जब बड़े भैया को गोली लगी तो यही हॉस्पिटल लेकर आया और इस बातों को सुनते ही रहमान डकैत पहले तो अपने बेटे की लाश देखता है और उसे देखकर काफिर रोता है, लेकिन फिर उसके बाद वह हमजा से मिलता है और अपने छोटे बेटे की जान बचाने के लिए उसे शुक्रिया अदा करता है और कुछ पैसे देने की कोशिश करता है, लेकिन हमजा पैसा देने से मना कर देता है और वो रहमान डकैत से कहता है कि वो उसे अपना हीरो मानता है। असल में वो भी रहमान डकैत की तरह एक बलूच है और जिस तरह से रहमान डकैत बाकी सारे बलूचों के हक के लिए लड़ता है, उनके लिए खड़ा होता है, वह देखकर हमजा को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और इसीलिए वह भी रहमान डकैत की गैंग में आना चाहता है और उसके साथ काम करना चाहता है। और अब दोस्तों हमजा ने अब तक जो भी कुछ किया था उसमें रहमान डकैत का भरोसा भी जीत लिया था। साथ ही उसने पैसे ना लेकर रहमान डकैत को भी दिखा दिया कि उससे पैसे की कोई लालच नहीं है एंड अब इसीलिए रहमान डकैत हमजा को गैंग में शामिल कर लेता है और धीरे धीरे करके अपने गैंग की सारी जानकारी देने लगता है। लेकिन दोस्तों अब यहीं पर रहमान डकैत यह प्लान करता है कि अब वो बाबू डकैत को जान से मार देगा, क्योंकि उसी के आदमियों ने उसके बड़े बेटे की जान ली है। और रहमान डकैत कुछ करता है उससे पहले कि यह देखता है कि उसी हॉस्पिटल के अंदर रहमान डकैत से मिलने के लिए लिया टाउन का पॉलिटिशियन आता है और यह पॉलिटिशियन बेसिकली वहाँ का MP होता है, MLA टाइम का होता है। और इस पॉलिटिशियन ने इस पूरे लिया टाउन के अंदर रहमान डकैत को अपना सपोर्ट किया होता है। यहाँ पर आकर रहमान डकैत के बेटे की लाश देखता है और रहमान डकैत को भरोसा देता है कि उसके साथ ही वह रहमान डकैत को यह भी समझाते हुए कहता है कि अभी इलेक्शन बहुत पास आने वाला है, इसीलिए अभी वह कोई भी कदम नहीं उठाना चाहता है बाबू डकैत के ऊपर, कोई अटैक ना करे, क्योंकि ऐसा करने की वजह से इलेक्शन में वो हार सकता है और अगर इलेक्शन में वो हार गया तो फिर रहमान डकैत का भी काफ़ी बड़ा नुकसान होगा। और अब दोस्तों इस बात को बोलकर वो पॉलिटिशियन रहमान डकैत को रोक देता है और इससे ना कि सिर्फ आपका हमला पूरा होगा बल्कि पूरी की पूरी लिया के अंदर यह मैसेज जाएगा कि इस पूरे रिलेशन में रहमान डकैत से ऊपर कोई भी नहीं है। अब रहमान डकैत हमजा की बात से एग्री होता है और इसीलिए वो ये प्लान करता है कि अब वो बाबू डकैत एंड उसकी पूरी गैंग पर अटैक करेगा और अब उन सबको ख़त्म करेगा। और अब ऐसा करने के लिए वो लोग पूरी प्लानिंग करते हैं और बारी बारी करके बाबू डकैत के सारे बंदों की फील्डिंग सेट कर देते हैं एंड फिर एक बार में वो सारे के सारे आदमियों को ख़त्म करते हैं। और रही बात बाबू डकैत की तो उसे हमजा रहमान डकैत और रहमान डकैत का खास आदमी जो कि उसका कज़न भी होता है जिसका नाम अज़ेर होता है, वह सब मिल करके उसे ख़त्म करते हैं और जिसमें कि वो सब लोग बाबू डकैत को टक्कर मार के नीचे गिरा देते हैं और फिर रहमान डकैत बाबू डकैत को लोहे से पीट कर जान से मार देता है। और फिर इस तरह से रहमान डकैत अपने बेटे की मौत का बदला भी ले लेता है और इसके बाद ही रिलेशन खत्म करता है और इलेक्शन शुरू होता है। और हम इलेक्शन में देखते हैं और पूरे इलेक्शन के अंदर इस पॉसिबिलिटी की जिसका नाम ज़मीन जमाली है वो पूरे बहुमत के साथ जीत जाता है। लेकिन दोस्तों जब पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, पॉलिटिशियन जमील सामिली जीत जाता है और उसे उसकी विक्ट्री स्पीच के लिए बुलाया जाता है, तो उस टाइम पर पब्लिक को देख करके वह समझ जाता है कि लिया की जितनी भी जनता है वो उससे ज़्यादा रहमान डकैत को पसंद करती है और इसीलिए अगर कल को रहमान डकैत पॉलिटिशियन में आ जाता है फिर उसकी मर्जी खतरे में आ सकती है, यानी कि उसकी कुर्सी खतरे में आ सकती है। और रहमान डकैत इस टाइम पर काफ़ी ऊपर आ चुका होता है क्योंकि उसमें दो दुश्मनों में से एक बाबू डकैत को ख़त्म कर दिया था और अब वह पूरे लिहारी का सबसे बड़ा डॉन बन चुका था और साथ ही साथ उसकी पॉलिटिकली पॉपुलैरिटी भी इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी होती है कि उसे बड़े आराम से अब नेता भी बन सकता है। और इसके साथ ही रही बात हमजा की, तो वो अब हमजा रहमान डकैत का सबसे खास बन चुका होता है। लेकिन हमजा जो कि अपने मिशन पर आया होता है उसे हम यह देखते हैं कि वह पॉलिटिशियन जमील जामिली के इसी विक्ट्री स्पीच में मौके पर उसकी बेटी से मुलाकात करता है और वह धीरे धीरे करके उसे इम्प्रेस भी कर लेता है, क्योंकि हमजा यह जानता था कि पॉलिटिशियन जमील जामिली की बेटी है और वो उसके मिशन में उसके काफ़ी काम आ सकती है। और अब
सबके बाद पॉलिटिशियन जमील जामली को जिस बात का डर होता है वही होता है, यानी कि पाकिस्तान के जो बड़े बड़े बिजनेसमैन और अब उसके फ़ायदे के लिए जो अब तक जमील जामली को सपोर्ट किया करते थे, वो अब रहमान डकैत से मुलाकात करते हैं और उसे सपोर्ट करने की बात करते हैं, क्योंकि अब पूरे लिहारी के अंदर रहमान डकैत से ज़्यादा पकड़ किसी और की नहीं होती है, किसी की मजबूती नहीं होती है, पॉलिटिशियन जमील जामली को भी नहीं। लेकिन जैसे ही जमील जामली को यह पता चलता है, वैसे ही उसके मन में रहमान डकैत के लिए बहुत ही ज़्यादा नफरत बढ़ जाती है और वह कुछ भी करने के रहमान डकैत को दबाने की कोशिश करने लग जाता है। और अब इसके बाद ही रहमान डकैत और इन दोनों बिजनेसमैन की मीटिंग फिक्स होती है, जहाँ पर हमें यह पता चलता है कि यह दोनों बड़े बिजनेसमैन भाई हैं, जिन्हें कहा जाता है खानी ब्रदर्स। और ये दोनों एक्चुअली में पाकिस्तान में काफ़ी उल्टे सीधे काम किया करते थे और इन तरीक़ों से काफ़ी पैसे कमाते थे, जैसे कि हम हवाला के ज़रिए ब्लैकमेल मनी को वाइट करना और फेक इंडियन नोट्स को छाप कर इंडिया में सप्लाई करना। हालांकि इन सब के बीच में ही यह भी नोटिस करते हैं कि जो कि रणवीर सिंह है, यानी कि हमजा, वो अपने बाकी सारे एजेंट्स के साथ मिलकर के जो भी बड़ी जानकारी मिलती थी उसे इंडिया तक भी पहुंचाता था। और अब तक उसे सबसे बड़ी जानकारी यह मिली थी कि पाकिस्तान के दोनों बिजनेसमैन भाई यानी कि अडानी ब्रदर्स इंडिया के फेक 500 और 1000 के नोट्स को छाप करके इंडिया में सप्लाई करते हैं और इंडिया की करेंसी को वीक करते हैं, इंडिया को नुकसान पहुंचाते हैं। हालांकि इसके बाद अगले सीन में यह भी दिखाते हैं कि रहमान डकैत हमजा, अजहर और उसके कुछ खास आदमियों के साथ खन्ना ब्रदर्स से मीटिंग करने आते हैं और वहाँ पर खन्ना ब्रदर्स उससे मिलने आते हैं। और आईएसआई के हेड, यह एक्चुअली में आईएसआई का एक बहुत ही बड़ा एजेंट होता है जिसका नाम होता है मेजर इकबाल। और दोस्तों, इस मेजर इकबाल को मूवी के अंदर प्ले किया जाता है। यह आईएसआई का एक मेजर इकबाल यहाँ पर रहमान डकैत से मीटिंग करता है एंड वो उससे कहता है कि उसे रहमान डकैत से बहुत सारे वेपन्स चाहिए। लेकिन बात यही होती है, उसे तो वो सारे वेपन्स चाहिए जो रशिया और अमेरिका बनाता है, क्योंकि एक्चुअली में यह प्लान है वो रशियन और अमेरिकन मेंबर्स वेपन्स को लेना चाहता है। उन वेपन्स को अपने देश के टेररिस्ट ग्रुप को देगा और उन टेररिस्टों के ज़रिए इंडिया के अंदर टेरर को बढ़ावा देता है, जैसे कि सिविलियंस को मारना, बम ब्लास्ट करना और इस तरह के बाकी सारे काम। और अब इस मीटिंग में बैठे हुए सभी लोगों को यह पता होता है कि इस तरीके के सारे रशियन और अमेरिकन मेड वेपन्स जो होते हैं वो उनको बलूचिस्तान से मिल सकते हैं, क्योंकि बलूचिस्तान के हेड के पास ये सारे वेपन्स हैं। लेकिन क्योंकि आईएसआई और बलूचिस्तान के रेबल्स के बीच में हमेशा दुश्मनी रहती है और वह आए दिन बलूची रेबल्स को मारते रहते हैं, इसीलिए आईएसआई डायरेक्टली उनसे डील नहीं कर सकता। और इसीलिए आईएसआई का मेजर इकबाल यह चाहता है कि रहमान डकैत उसके लिए बलूच रेबल्स से डील करे और वह सारे वेपन्स लाकर उन्हें दे दे। बदले में वह जितना पैसा बोलेगा वह उन्हें देने को राजी रहेगा। और रहमान डकैत भी इसीलिए, क्योंकि रहमान डकैत खुद भी एक बलूची है और वह अपनी गैंग में बलूचों को रखता है और साथ ही वह बलूची रिबल्स के लिए काफ़ी काम करता है। एंड इसीलिए जितने भी बलूची रिबल्स होते हैं सभी रहमान डकैत को एक मसीहा की तरह देखते हैं और उसे काफ़ी सम्मान भी करते हैं, जिस वजह से रहमान डकैत वो लोग वेपन्स के लिए कभी मना नहीं करेंगे। और अब रहमान डकैत इस डील को हाँ कर देता है, जिसके बाद रहमान डकैत अपने आदमियों के साथ मिलकर के सीधा बलूचिस्तान जाता है और वहाँ पर बलूची रेबल्स के हेड से मिलता है और उनसे हथियारों के लिए डील करता है। जिसके बाद वो बलूचो रेबल्स का हेड भी उसके सारे हथियार सप्लाई कर देता है, जिसके बाद बहुत सारे अमेरिकी और रशियन मेड वेपन्स रहमान डकैत के पास आ जाते हैं, जिसे वह आगे चलकर सैंपल वाला है, यानी कि सौंपने वाला है आईएसआई के मेजर इकबाल को। हालांकि दोस्तों, इसी बीच में हम पॉलिटिशियन जमील जामली से मिलते हैं, जो कि अब पूरी तरह से यह प्लान कर चुका था कि उसे रहमान डकैत को रास्ते से हटाना है, क्योंकि रहमान डकैत की बढ़ती पॉपुलैरिटी और पावर बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी है और उसकी कुर्सी छीनने का भी डर है। और अब ऐसा करने के लिए वो एसपी चौधरी को मिलने बुलाता है और हमें यहाँ पे पता चलता है कि एसपी चौधरी और कोई नहीं बल्कि एक्टर संजय दत्त है। और हमें यहाँ पता चलता है कि एसपी चौधरी असल में पुलिस में एसपी है, लेकिन 5 साल पहले जमील जामली ने उसे
सस्पेंड करवा दिया था, और वो भी इसीलिए क्योंकि यह बहुत ज़्यादा ईमानदार था और यहाँ पर अपने पूरे इलाके में गुंडागर्दी को ख़त्म करके रहता था। लेकिन अब क्योंकि जमील जामिली यह चाहता है कि उसके इलाके से रहमान डकैत मारा जाए और गुंडागर्दी ख़त्म हो जाए, इसीलिए वह एसपी चौधरी को अपने पास बुलाकर उससे कहता है कि वो उसकी पोस्टिंग फिर से लिया सकता है ताकि वह रहमान डकैत को ख़त्म कर सके, यानी कि उसका एनकाउंटर कर सके, इनकाउंटर, ताकि वो मारा जाए। लेकिन दोस्तों, एसपी चौधरी जमील जामिली से ऐसा करने से मना कर देता है, और वो इसलिए क्योंकि वह जमील जामिली से कहता है कि लियारी के अंदर जितनी भी पुलिस है वो पूरी की पूरी पुलिस रहमान डकैत के जेल में है, यानी कि उसकी जेब में है। इसलिए अगर मैं रहमान डकैत को पकड़ने या फिर उसके एनकाउंटर करने वाले पुलिस को लेकर के भी जाऊंगा तो वह मेरी पुलिस ही मुझे ठुकरा देगी और मुझे ही मार देगी। इसीलिए मैं यह चाहता हूं कि मुझे खुद की टीम दी जाए, जिस टीम के बंदे खुद ही चुनूंगा। साथ ही साथ लिया में मेरा एक खास खुफिया ऑफिस होगा जिसके बारे में किसी को पता नहीं होगा, और अगर आप यह सब एग्री करते हो तो मैं पोस्टिंग लेने के लिए तैयार हूँ और हाँ बोल दूंगा। अब पॉलिटिशियन जमील जामिली एसपी चौधरी के शर्त को मान लेता है और वो उससे स्पेशली टास्क फोर्स में देता है, जिसकी हेल्प से एसपी चौधरी रहमान डकैत को पकड़ के उसका एनकाउंटर कर सकता है। और अब उसके सबसे बीच में हमजा जमील जामिली की बेटी की लव स्टोरी चल रही होती है, और इसीलिए जब एक दिन वो दोनों साथ बैठे होते हैं तो उस टाइम पर ही हमजा एसपी चौधरी के फोटोज़ देख रहा होता है, क्योंकि उसकी पोस्टिंग लिया टाउन के अंदर फिर से कर दी जाती है। लेकिन एसपी चौधरी की फ़ोटो देकर जमील जामिली की बेटी हमजा से कहता है कि वो इसको पहले से जानती है, क्योंकि यह आदमी उसके फादर से मिलने उसके घर अक्सर आता है। और इस बात को सुनते ही हमजा ये समझ जाता है कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ चल रहा है, और इसीलिए वो जमील जामिली की बेटी से कहता है कि अगर बार बार जब भी ये आए तब वो उसके बारे में सारी बातें सुने और हो सके तो रिकॉर्ड भी कर ले। जो सुनकर जमील जामिली की बेटी हमजा हाँ बोल देती है। और बाकी दोस्तों की कहानी में आगे हम देखते हैं कि रहमान डकैत ने बलूची राइबल से जो भी हथियार उठाए थे, यानी कि वो भी रशियन और अमेरिकन मेड हथियार उठाए थे, उन सब को ले जाकर आईएसआई को दे देता है और आईएसआई के मेजर इकबाल के हाथों से सौंपता है। और इस हथियारों को लेकर मेजर इकबाल उन सबको यह बताता है कि असल में अब वो इन सारे हथियार का इस्तेमाल इंडिया में करेगा, और ऐसे करने के लिए वो काफ़ी सारे आतंकवादियों को बुलाता है और उन सारे हथियारों को उन्हें सौंप देता है, जिसके बाद वो सबके सामने ही बताता है कि अब उनका यह प्लान है कि अब वो बहुत ही जल्द सीधा पानी के रास्ते में इंडिया में घुसेंगे और इंडिया में बहुत ही बड़े टेरर अटैक्स करेंगे, ऐसे अटैक्स जिसमें इंडिया पूरी तरीके से टूट जाएगी। और अब इन सभी के बीच बैठकर जैसे हमजा यह सारी बातें सुनता है, वो वैसे ही जल्दी से इंडिया के अंदर यह सारी खबरें भेज देता है, जिसके बाद इंडिया के इंटेलिजेंस वाले इन सारी बातों को जान जाते हैं। लेकिन अब हम उनकी लापरवाही कहें या फिर उनकी इनफिशिएंसी, वो किसी भी टेरर अटैक को रोकने में नाकामयाब रहते हैं, क्योंकि असल में इस टाइम पर मेजर इकबाल जिस टेरर अटैक्स को प्लान कर रहा होता है वो टेरर अटैक साल 2008 में होने वाला होता है। कि दोस्तों, इस टाइम पर हमजा अपना काम पूरा करता है और वह इंटेलिजेंस जल्दी से इंडिया भेज देता है, और इंडिया के सारे इंटेलिजेंस टीम को यह बता देता है कि आने वाले टाइम में पाकिस्तान इंडिया में काफ़ी बड़े बड़े टेररिस्ट अटैक्स करवाने वाला है। लेकिन इतने में हम लिहारी सिटी के अंदर यह देखते हैं कि पॉलिटिशियन जमील जामिली एसपी चौधरी के ज़रिए अपना काम करवाना स्टार्ट कर देता है, और वो प्लान स्टार्ट कर देता है रहमान डकैत का एनकाउंटर करने का। और ऐसा करने के लिए वह सबसे पहले रहमान डकैत के घर के अंदर जो नौकर होता है उसके ज़रिए रहमान डकैत के छोटे बेटे के खाने में कुछ उल्टा सीधा मिलवा देता है, जिससे खाकर रहमान डकैत के छोटे बेटे की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है। और इसीलिए रहमान डकैत जल्दी जल्दी में अपने वाइफ के साथ अपने बेटे को गाड़ी में बैठा लेता है और बहुत ही कम आदमियों के साथ सीधा हॉस्पिटल निकल जाता है। और फिर इस तरह से वो एसपी चौधरी के
ट्रैक में फंस जाता है, क्योंकि फिर रास्ते में एसपी चौधरी उसे पकड़ लेता है और वो उसे अरेस्ट करके अपनी गाड़ी में बैठाकर ले जाता है। और अब जाहिर है यहाँ पर एसपी चौधरी का यही प्लान था और वह दिखाएगा कि वह यही के वो रहमान डकैत को अरेस्ट करके पुलिस थाने ले जा रहा है। लेकिन रास्ते में रहमान डकैत ने भागने की कोशिश की, जिसके रिस्पांस में उसने रहमान डकैत का इनकाउंटर कर दिया। लेकिन दोस्तों, अब इसी बीच में ये सारी खबर हमजा, अजैब और रहमान डकैत के बाकी सारी दो साथियों को मिलता है। लेकिन खबर जानने के साथ ही हमजा को जमील जामिली की बेटी का फ़ोन आता है, जो कि उसे एक वीडियो भेजकर दिखाती है। उसे अपने फादर और एसपी चौधरी की बातचीत का रिकॉर्ड किया था और अब इस वीडियो को रिकॉर्डिंग में हमजा यह देखती है कि पॉलिटिशियन जमील जामिली, एसपी चौधरी और अरशद पप्पू तीनों बैठकर मीटिंग कर रहे होते हैं। इस वीडियो के अंदर हमें साफ दिखाया जाता है कि पॉलिटिशियन जमील जामिली एसपी चौधरी से कहता है कि तुम रहमान डकैत को पकड़कर उसे एनकाउंटर में मार देना, जान से मार देना, और इस तरह से वो रास्ते से हट जाएगा। बाबू डकैत ऑलरेडी मर चुका है और फिर इसीलिए पूरा एरिया अरशद पप्पू का होगा, जिसके बाद से अरशद पप्पू जमील जामिली के हिस्सा में भी काम करेगा। क्योंकि आप सबको तो पता ही है कि अक्सर बहुत से पॉलिटिशियंस होते हैं जो कि गुंडों को अपने सपोर्ट में रखते हैं, लेकिन वो यह नहीं जानते हैं कि कोई भी गुंडा उनके ऊपर जाएगा। और अब क्योंकि रहमान डकैत काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो चुका था और अब वह जमील जामिली से ऊपर जा चुका था, इसीलिए जमील जामिली अब उसे रास्ते से हटवाना चाहता था एंड अपने काम अरशद पप्पू से करवाना चाहता था। और अब इसलिए रहमान डकैत के मरने से इन तीनों का काम आसान हो जाएगा। जमील जामिली की कुर्सी बची रह जाएगी, अरशद पप्पू को पूरा इलाका मिल जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा उसका सारा इलाका, और एसपी चौधरी जो कि रहमान डकैत को बहुत टाइम से निपटाना चाहता था उसे निपटा देगा। लेकिन हमजा को जैसे ही यह वीडियो मिलती है, वैसे ही वह वीडियो देखने के बाद जमील जामिली की बेटी को अपने घर जाने के लिए कहता है और वो उसे अपने घर में बुलाकर उसका फ़ोन बंद करवा देता है, ताकि वो अपने फादर से कांटेक्ट ना कर पाए। एंड देन इसके बाद ही हमजा जमील जामिली को यह वीडियो भेजता है और वह उसे कहता है कि वह उसके पूरे प्लान को जान चुका है। अगर उसने रहमान डकैत की डेथ को नहीं रुकवाया तो वह उसकी वीडियो वायरल कर देगा और न्यूज़ में डाल देगा, जिसके बाद उसकी रेपुटेशन गिर जाएगी और उसकी कुर्सी भी चली जाएगी। और अब इसीलिए वो एसपी चौधरी को फ़ोन करता है, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा डर चुका था। वो कहता है कि रहमान डकैत के एनकाउंटर को रोक दो, लेकिन एसपी चौधरी उसकी बात मानने से मना कर देता है एंड वो कहता है कि वो रहमान डकैत को मार कर कहीं रहेगा। यह बात सुनकर जमील जामिली जल्दी से यह बात हमजा को बता देता है और फिर इसीलिए हमजा दूसरा तरीका लाता है एंड वह जमील जामिली से कहता है कि वह उसे एसपी चौधरी का खुफिया ऑफिसर बनाएगा, क्योंकि जमील जामिली की बेटी के ज़रिए हमजा को उस ऑफिस के बारे में पता चल जाता है। वो जमील जामिली के मुंह से जल्दी से एसपी चौधरी के खुफिया ऑफिस का पता ढूंढता है और अपने सारे आदमियों को लेकर के सीधा वहां पहुंचता है और वहां के सारे पुलिस ऑफिसर को बहुत बुरी तरीके से मारता है एंड उन सब के ऊपर पेट्रोल डाल देता है। और फिर वो एसपी चौधरी को वीडियो कॉल करके बताता है कि अभी अगर उसने रहमान डकैत को नहीं छोड़ा तो वो इस ऑफिस में मौजूद 40 से भी ज़्यादा ऑफिसर्स को जान से मार देगा। और अब अपने ऑफिसर्स को बचाने के लिए एसपी चौधरी रहमान डकैत को छोड़ देता है और वो रहमान डकैत को हमजा के साथ हाथों से सौंप देता है। लेकिन अब इन सब के बाद वो दिन आता है जिस दिन इंडिया में अटैक का दिन आया था, यानी कि 26 नवंबर 2008। इस दिन आईएसआई वाले स्पेशली मेजर इकबाल इंडिया में अपने आतंकवादियों के जरिए इस अटैक को करवा देता है और वो टीवी पर इस पूरे अटैक को सबको दिखाता है। लेकिन जैसे ही इस टेररिस्ट अटैक को हमजा देखता है, वो वैसे ही अंदर से बहुत ज़्यादा टूट जाता है, क्योंकि उसने इस अटैक को रोकने के लिए बहुत सारी खबरें इंडिया तक पहुंचा दी थी। लेकिन तब भी यह देखते ही उसका दिल टूट जाता है। इंडिया की इंटेलिजेंस इस अटैक को रोक नहीं पाई थी और आज उसके देश को इतना बड़ा नुकसान झेलना पड़ रहा है और इसीलिए इस अटैक को देख करके हमजा भी अंदर से बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। लेकिन फिर उसके बाद वो इतना ज़्यादा गुस्से में आ जाता है कि अब वो यह ठान लेता है कि अब वो कुछ भी इसके इन सब को ख़त्म करके रहेगा और अब वो इस पूरी लियारी का कंट्रोल अपने हाथ में लेगा एंड पूरे पाकिस्तान को अपने घुटनों पर लाकर खड़ा कर देगा। लेकिन जाहिर की बात है कि हमजा ऐसा काम बल से तो नहीं कर सकता, अकल से ही कर सकता है। और अब इसीलिए
वह सबसे पहले प्लान करता है कि रहमान डकैत को रास्ते से हटाने का, पूरे लिया पर कंट्रोल करने का। और अब ऐसा करने के लिए वो पॉलिटिशियन जमील जामली से मिलता है एंड वो उसे कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम रहमान डकैत को रास्ते से हटाना चाहते हो, और अब बताता है कि ये काम मैं ही करूँगा, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। हमजा जमील जामिली से कहता है कि तुम्हारी बेटी मुझसे प्यार करती है, इसीलिए तुम मेरी शादी करवा दो, जिसके बाद मैं तुम्हारा दामाद बन जाऊँगा, और फिर तुम्हारा दामाद बनने के बाद हम लोग सब मिलकर रहमान डकैत को रास्ते से हटा देंगे और उसे जान से मार देंगे, जिसके बाद पूरी लियारी पर मेरा कंट्रोल हो जाएगा। और अब क्योंकि मैं तुम्हारा दामाद हूँ, इसीलिए मेरे ज़रिए तुम्हारा कंट्रोल होगा, यानी कि अगर पावरफुल बनना चाहते हो तो वह हमारे परिवार में आएगा, और यानी कि तुम्हारा हाथ में रहेगा। और अब पॉलिटिशियन जमील जामली को हमजा की यह बात काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है, इसीलिए वो उसे अपनी बेटी से शादी करवा देता है और उसे अपना दामाद बना लेता है। एंड फिर उसके और एसपी चौधरी के साथ मिलकर यह प्लान बनाता है कि अब वह सब लोग मिलकर के रहमान डकैत को रास्ते से हटाएंगे। और अब इसके आगे चलकर आईएसआई का मेजर इकबाल रहमान डकैत से और भी कई सारे वेपन्स मंगवाता है, और इसीलिए वो लोग यह डिसाइड करते हैं कि वो लोग वेपन्स को बहुत ही जल्दी उन्हें सौंप देंगे। लेकिन अब जिस दिन उन्हें वेपन्स की डिलीवरी लेनी होती है, उसी दिन रहमान डकैत को एक पानी के डैम का उद्यापन भी करना होता है, और इसीलिए वो उद्यापन यानी कि करने के लिए जाता है। एंड उसी बीच डिलीवरी के लिए हमजा अजहर और बाकी सारे साथियों को भेज देता है, जिस वजह से आज के दिन रहमान डकैत के साथ बहुत ही कम लोग जाते हैं, और इसीलिए आज का यह दिन हमजा के लिए परफेक्ट होता है रहमान डकैत को मरवाने के लिए। और फिर इसीलिए वह एसपी चौधरी से बोलकर रहमान डकैत की पूरी फील्डिंग सेट करवा देता है और रहमान डकैत को गाड़ी में बिठाकर जंगल के रास्ते से सीधा सुनसान सड़क पर ले जाता है। और अब एक ही दिन इतनी सारी अजीब चीज़ें को देख करके रहमान डकैत को डाउट हो जाता है, और इसीलिए वह हमजा से गाड़ी रोकने के लिए कहता है एंड उसके बीच बाकी साथी बुलाने के लिए कहता है, लेकिन हमजा उसी की बात को मना कर देता है और वो गाड़ी कंटिन्यू रखता है, असली चलाता रहता है। और जो चीज़ देख करके रहमान डकैत समझ जाता है कि वो धोखा खा रहा है और वो उसे मारना चाहता है, जिस वजह से रहमान डकैत चलती गाड़ी से ही हमजा के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन तब तक ही हमजा किसी तरीके से गाड़ी को आगे ले जाता है और गाड़ी को ठीक उसी जगह पे ठोक देता है एंड खुद गाड़ी से निकलकर भाग जाता है, जिसके बाद ही एसपी चौधरी एंड उसकी पूरी टीम फोर्स की टीम वहां पे पहुंच जाती है और वो रहमान डकैत एंड उसके साथ के 2 आदमियों पर अटैक कर देते हैं। लेकिन इस शूट आउट के होने के बाद भी रहमान डकैत जल्दी से भागते हुए जंगल में घुस जाता है और सीधा हमजा का पीछा करता है ताकि वो मारकर अपना बदला ले सके। बाकी इधर इतने में यह देखते हैं कि एसपी चौधरी की पूरी टीम मिलकर रहमान डकैत के साथियों को जान से मार देती है और फिर इसीलिए एसपी चौधरी भी रहमान डकैत के पीछे जाता है, यानी कि सबसे आगे आगे हमजा, उसके पीछे रहमान डकैत और रहमान डकैत के पीछे एसपी चौधरी। जिसके बाद ही जंगल में हम देखते हैं कि एसपी चौधरी और रहमान डकैत की विंत होती है, यानी कि मीटिंग होती है, और इस विंत में के बीच हमजा वहां पर जाता है, जिसके बाद ही वह दोनों मिलकर रहमान डकैत पर हमला कर देते हैं और एसपी चौधरी रहमान डकैत के गले में गोली मारता है। और फिर यहीं पर हमें यहाँ पर पता चलता है कि एसपी चौधरी ने रहमान डकैत के सर की बजाय उसके गले पर भी वो साइड में गोली मारी होती है। और इसी टाइम पर एक फ्लैशबैक आता है, जिस फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि फील्डिंग के टाइम पर ही हमजा ने एसपी चौधरी से यह कहा था कि जब वह लोग रहमान डकैत को पकड़ लेंगे तो उसे मारने वाले होंगे, तब एसपी चौधरी को उसे गोली को मारनी है, लेकिन मेक श्योर करना है कि गोली लगने के बाद भी रहमान डकैत आधे 1 घंटे तक जिंदा रहे। और किस लिए वो हमें आगे पता चलेगा। एक्चुअली में जैसे रहमान डकैत के गले में गोली लगती है, वो हमजा अपना प्लान स्टार्ट कर देता है और वो रहमान डकैत को अपने कंधे पर डालता है और रास्ते में एक रिक्शा को रुकवा कर सीधा हॉस्पिटल जाता है। और वो रिक्शा वाले के सामने ऐसा दिखाता है कि रहमान डकैत को एसपी चौधरी ने गोली मारी है और वो यानी कि हमजा उसकी जान बचाने की कोशिश कर रहा है। और साथ ही वो रास्ते में ही ओज को भी फ़ोन कर देता है और वह सारी साथियों को भी यही सुनाता है कि एसपी चौधरी ने भाई को गोली मार दी है और मैं उन्हें हॉस्पिटल लेकर जा रहा हूं। इसके बाद वह उससे हॉस्पिटल लेकर पहुंचाता है, लेकिन एज ऑफ कोर्स
हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते ही रहमान डकैत की मौत हो जाती है, क्योंकि 1 घंटा ही होता है। लेकिन यहाँ पर हमजा का प्लान पूरी तरीके से कामयाब रहता है, क्योंकि इसके आगे सारे न्यूज़ चैनल्स पर यही न्यूज़ चलती है कि एसपी चौधरी ने रहमान डकैत को गोली मारी और हमजा ने उसकी जान बचाने की कोशिश की। और फिर यह चीज़ दिखा करके हमजा पूरे लियारी सिटी के अंदर हीरो बन जाता है और वह किसी को भी इस बात की भनक भी नहीं लगने देता है और उसने खुद रहमान डकैत को मरवाया है। और अब मूवी एंडिंग में आती है, जहाँ पर हमें फिर से इंडिया का सीन दिखाया जाता है और हमें यह बात पता चलता है कि आखिरकार हमजा है तो है कौन। और फिर यह जानते हैं कि हमजा का असली नाम जसकीर्तन सिंह है, जो कि एक ऐसा आदमी है जो अपनी पूरी फैमिली को खो चुका है एंड उसे खुद को फांसी की सजा होने वाली, लेकिन उस टाइम पर ही आईबी का डायरेक्टर यानी कि अजय संघाल उससे मिलता है और उसे देश के काम आने का मौका देता है, जिसे जशरथ सिंह अपना काम लेता है और फिर इंडिया का एजेंट बन के पाकिस्तान के अंदर मिशन धुरंधर को पूरा करता है। लेकिन यह कहानी यहीं पर ख़त्म नहीं होती है। मूवी के ख़त्म होने के साथ ही हमें यह भी बताया जाता है कि अभी यह मूवी ख़त्म है, बट इस मूवी की स्टोरी नहीं है। और ऐसा इसलिए क्योंकि अगले